नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 4 ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचा, नीतियां और प्रभाव 1765 से 1857 के कालखंड का हम अध्ययन करेंगे। शुरुआत में कंपनी ने बंगाल जिन क्षेत्रों पर शासन किया उन क्षेत्रों को प्रेसिडेंसी कहा गया। बंगाल ऐसे बना लेते हैं हल्का सा मैप। बंगाल, बंबई, मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों पे अपना शासन किया कंपनी ने। लेकिन कालांतर में कंपनी के हाथों से सत्ता, राजनीतिक सत्ता सब ब्रिटिश संसद ने ले लिया। क्यों? कारण उसके पीछे बंगाल में इनका भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच चुका था, लूट खसोट जारी था, किसानों पर अत्याचार जारी था। और फिर शुरुआती शिकायतों के बाद फिर कंपनी ब्रिटिश संसद ने खुद जांच करवाया। भाई देखो क्या कारण है, तो जांच में पाएगा कि भ्रष्टाचार उनके मूल में था, भ्रष्टाचार ही मेन कारण था। अब ब्रिटिश संसद ने पूरे के पूरे मामले को कंपनी की जो राजनीतिक सत्ता थी वो अपने हाथ में ले ली। व्यापारिक वगैरह ने दिया, राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। राजनीतिक सत्ता लेने के बाद अब उसने ब्रिटिश संसद ने प्रशासनिक ढांचे में कुछ परिवर्तन किया। पहला उसने परिवर्तन जो किया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब जो बंगाल का इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था वो कंपनी के सभी क्षेत्रों का गवर्नर बन गया, पहला इस रेगुलेटिंग एक्ट में। दूसरा, इस रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसका न्यायाधीश एलिजा एम्पे था। बाद में आप पढ़ेंगे उसमें पुस्तक में, उसमें एक जमींदार था नंदू कुमार नाम का, उस पर वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग भी लगाया गया। इस पूरी स्टोरी को, एक स्टोरी छोटी सी है उसमें एलिजा नंदू कुमार वाली, वो इसी उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय किया गया था। और क्या चेंजेस किया गया? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों का एक परिषद बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट में। यह पहला सुधार इनका था ब्रिटिश संसद का। अब इसके जस्ट बाद में हम देखते हैं कि इसमें भी कुछ कमियां रही होंगी। तो संसद ने 1784 में 1784 पिट का इंडिया एक्ट लाया। इंडिया एक्ट लाया। इस इंडिया एक्ट में पहला उन्होंने किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, लेकिन सैनिक और असैनिक मामलों में ब्रिटिश संसद का हो गया। और तीसरा, कंपनी अपने कर्मचारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी कर सकती थी। चौथा क्या हुआ, कंपनी ये कहा गया संसद की तरफ से अब किसी नए भारतीय प्रदेश का हम विजय नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये 3-4 कारण इसमें पिट के इंडिया एक्ट में आ गए। इसके आगे तो देखते हैं तो पिट के इंडिया एक्ट में भी कुछ कमियां पाई जाती हैं, तो आगे के रिफॉर्म होते हैं। लेकिन अब इसी के बीच में कुछ और संशोधन हुए, जैसे भारत में सिविल सर्विसेज का गठन हुआ 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, कि सिविल सर्विसेज के द्वारा अब भारत का प्रशासन चलाएंगे। शुरुआत में ये इंग्लैंड में हुआ करता था, कुछ लोगों को खाली नियुक्त किया जाता था, प्रतियोगिता परीक्षाएं नहीं हुआ करती थी। लेकिन बाद में आगे चलकर प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा सिविल सर्विसेज के लोगों को नियुक्त किया जाने लगा। हाँ, यहां पर यह भी खास बात है कि भारतीयों को शुरू में सिविल सर्विसेज में आने की अनुमति नहीं थी,
जो कि आगे चलकर दे दी गई। एक तो यहां इस दौरान एक काम यह भी हुआ। इसी दौरान एक और बात आती है, 1813 का चार्टर एक्ट आता है। उसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखा जाता है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को भी छीन लिया गया, बस चाय चीनी को छोड़ दिया गया। चाय चीनी को 1833 में कर दिया गया, हटा दिया गया। धीरे धीरे आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं, कंपनी शुरुआत में भारत में आई और कंपनी के द्वारा ब्रिटेन उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश किया, लेकिन जब कमियां पाई जाने लगी तो पूरी जो सत्ता है वो ब्रिटेन अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लगा। उन जो कमियां उन्होंने यहां पे भारत में रहते हुए कंपनी के लोगों ने किया था, उसी कमियों को आधार बनाकर ब्रिटेन अपने पोजीशन में भारत के पूरे प्रशासनिक ढांचे को लेने का प्रयत्न किया। आगे 1833 में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए भारत में एक विधि आयोग का भी स्थापना किया जाता है, ताकि कानून बना रहे। अब अदालतें लगने लगी, जिलों में अदालतें लगने लगी, गांव में अदालतें लगने लगी, यहां तक पूरा मामला हुआ ये प्रशासनिक ढांचे का। आगे चलते हैं। अब ब्रिटेन भारत का पूर्णतया आर्थिक दोहन, अब यहां से हम नीतियों की तरफ बढ़ेंगे। भारत का पूरा आर्थिक दोहन करने के लिए तत्पर था। इस वजह से रूरल एरिया से लेकर अर्बन एरिया तक सारी उसकी जो नीतियां थी वो भारत के दोहन को ही लेकर थी। अब इसी क्रम में ब्रिटेन ने क्या किया, भारत में 3 प्रकार के भूमि व्यवस्था को लागू किया, क्रमोत्तर रूप से है। नंबर 1 कार्नवालिस था, उसने लाया अस्थाई बंदोबस्त। कार्नवालिस ने लाया अस्थाई बंदोबस्त, बंगाल, बिहार और बनारस के कुछ क्षेत्रों में उसने लागू किया। अब जमीन को जागीर मान लिया गया और जमींदार को उसको दे दिया गया, और जमींदार से कहा गया कि आप वर्ष में हमें इतना लगान यहां से देंगे। जमींदार मान गए, ठीक है भाई हम देंगे। तो जो जितना भी निश्चित किया गया उतना उनको देते थे, लेकिन अब जमींदार भी लालची हो चुके थे, वो अधिक से अधिक लगान लेने लगे। अब किसानों का यहां शोषण होना प्रारंभ हो गया, फिर बाद में चल के इसको हटा दिया गया अस्थाई बंदोबस्त को। फिर आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो मद्रास में दक्षिण से स्टार्ट किया गया। यह भी एक टेस्ट किया गया, इसमें किसानों को ही मान लिया गया उस जमीन का मालिक। अब वो जमीन की मिट्टी और फसल के आधार पर लगान तय कर दिया गया कि आप इतना लगान हमें देंगे। ठीक है, किसान देने लगा, लेकिन अब वो बाध्य था वो फसल उगाने के लिए, यहां भी कमी आई। इसके बाद में महलवाड़ी सिस्टम आया, वो पंजाब के क्षेत्रों में, उत्तर भारत के क्षेत्रों में लागू किया गया। यानी पूरे गांव बिरादरी को एक महल मान लिया गया और वहां से कुछ सर्टेन अमाउंट तय फिक्स कर दिया गया, आप इतना हमें देंगे और इतना कर हमें देंगे। ये भी आगे चलकर फेल हो गया। ये सब जितना भी उन्होंने प्रयोग किया, इसका परिणाम क्या हुआ, अब आप देखिए। कोई जमीन अगर धान उगाने के लिए है, श्रेष्ठ है, तो वहां भैया हम गन्ना कैसे उगाएंगे? नहीं उगा सकते। कोई नकदी फसल कैसे उगाएंगे? नहीं उगा सकते। अब अंग्रेजों को तो शोषण करना था यहां का, तो अंग्रेजों ने कहा नहीं, बाध्य करने लगे। अब गांव, पहले हमारे यहां गांव आत्मनिर्भर थे, जितना हमको अनाज उपज करना है सब कुछ गांव में हो जाया करता था। हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, पूरे गांव, जो भी गांव था उस समय का, सब आत्मनिर्भर थे। लेकिन इनके इंटरफेरेंस की वजह से वो आत्मनिर्भरता खत्म होने लगी। अब सारा कुछ इनके अनुसार चलने लगा। ब्रिटेन में जिस चीज की आवश्यकता होती थी उसके अनुसार यहां पर उगाई जाने लगी। जैसे उसमें एक नील की खेती आती है कि आप इतने % भूमि पर नील की खेती करेंगे और हमको देंगे। अब वो बाध्य हो जाते थे नील की खेती, 3 कठिया पद्धति उसको कहते थे, बिहार में लागू किया गया था, बाध्य हो जाते थे। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? नंबर 1 प्रभाव यही पड़ा, परंपरागत जो उद्योग थे गांव में
वो नष्ट हो गए, हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए, नगदी फसलें बोई जाने लगी, इनका जो अनाज था जिससे इनका पेट भरता था वो भी कम होने लगा, भारत में फ्रीक्वेंसी में अकाल पड़ने लगे, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ गया। ये इनकी पूरी नीतियां थी, प्रभाव थे। ये प्रभाव पड़ने, नीतियां तो अभी हमने बता दिया, ये इनका प्रभाव हमारे अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा। अब इसी में एक इन्होंने और लाया, और दोहन करने के लिए भारत का, अभी भी संतुष्ट नहीं हुए, और दोहन करने के लिए इन्होंने कहा भारत में हम रेल पूरा बिछाएंगे। दिखने में तो लगता अंग्रेजों ने रेल लाया, अंग्रेजों ने बहुत ही किया, वो किया। सत्य ये नहीं है, सत्य ये है रेल वो अपनी सुविधा के लिए लाए। वहीं उसी क्षेत्रों पर उन्होंने रेल का परिचालन किया जहां पर कच्चा माल बहुतायत हो सकता था और उसको बंदरगाह की साइड में या मेट्रो सिटी में उसको वहां से ढुलाई उसकी हो सकती थी। इस कारण से वो रेल लाए, रेल का विकास किया, भारत में रेल का नेटवर्क बिछा दिया ताकि उनके माल की ढुलाई आसानी से हो सके। एक ये हुआ। दूसरा, भारत में समाज सुधार भी करने लगे। इसमें क्या बात थी, गुड़ बिंदु क्या था भाई? जैसे सती प्रथा था 1829 में विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से समाप्त किया गया। विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया 1856 में। 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ये सब सामाजिक सुधार उन्होंने किया, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब सामाजिक सुधारों का ये सब उनके प्रशासन में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते थे, तो इसलिए उन्होंने समाज सुधार किया। अब उनका एक उद्देश्य था कि भारतीयों को शिक्षित किया जाए। वहां से मान लीजिए हम नहीं आ पाते तो कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे भारतीयों को तैयार किया जाए जो मानसिक रूप से ब्रिटेन के हों। अंग्रेजी शिक्षा का भी आरंभ कर दिया इन्होंने। कुछ कॉलेज भी खोले, जैसे कुछ विश्वविद्यालय खोले, जैसे बम्बई मद्रास, कलकत्ता बम्बई मद्रास, 3 जगह इन्होंने विश्वविद्यालय खोले। बनारस में विश्वविद्यालय खोला इन्होंने, कलकत्ता में फोर्ट विलियम खोला 1801 में। ये सब इन्होंने शिक्षा के लिए भी प्रयत्न किया कि शिक्षित हो जाए तो काम और बेहतर बनने लगे। भाई यहां से हम कुछ लोगों को यहीं से हायर करके यहीं का दोहन करते रहेंगे। ये सब अंग्रेजों की पूरी नीतियां थी। लेकिन आप गूढ़ता से अगर विश्लेषण करेंगे, जो भी नीति वो इंडिया में लेके आते थे उस नीति के पीछे उनका कोई गहन उद्देश्य होता था, एनालाइज करने की आवश्यकता है, और वो उसको फुलफिल करते ही करते थे। आज के चैप्टर में इतना ही, जो भी एनसीईआरटी का दिया हुआ था छोटे छोटे पार्ट में, उतना पूरा कंप्लीट कर दिया गया, आपके समझने के लिए पर्याप्त है। और इसमें से आप देखेंगे, पाएंगे कुछ न कुछ क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं आईएएस में, पीसीएस में, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में। आप उसको ध्यान से देख लें, मनन कर लें, और हो सकता संभव है एक आध क्वेश्चन मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। 15-20 मिनट के वीडियो में अगर आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाता तब भी हम समझते, हम संतुष्ट हो जाएंगे या नहीं भाई कुछ तो लाभ हुआ। आज का लेक्चर इतना ही। कल फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे। इसके पश्चात क्या होता है, ये जितना कुछ अभी तक इन्होंने किया, इसके पश्चात भारत में क्या होता है, एकदम डेवलपमेंट की तरफ चलेगा मामला। इसके पश्चात छोटे छोटे विद्रोह स्टार्ट हो जाते हैं। जो इन्होंने किया है उसका कारनामा कल देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।